नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम जहां सारे एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि किस तरीके से अपुहा तंत्र के बारे में, अपुहा तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितने उसके प्रतिरूप होते हैं, इनके बारे में हमने उसका सामान्य परिचय जाना था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम जो नदी तंत्र होते हैं। नदी तंत्र कौन कौन से नदी तंत्र हैं, कितने प्रकार के हैं, हिमालय नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज दोस्तों। तो आप तसल्ली के साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए मेरे साथ में, ठीक है। आज हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, थोड़ा सा मैं पुराने वीडियोस से आपको लिंक करा देता हूं। पुरानी जो चीजें हमने पढ़ी है उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं, ताकि चीजें हम और भी अच्छे से इसको लिंक कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो हमने जो कल पढ़ा था दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि जो अपुहा होता है वो क्या होता है। ये क्या होता है अपुहा के बारे में हमने देखा था पुरानी क्लास में। तो अपुहा किसी का भी एक निश्चित मार्ग में गतिशील होना, एक निश्चित मार्ग में जो गतिशील होता है, निश्चित मार्ग में बहना, है ना, बहना ही क्या होता है, ही अपुहा कहलाता है। उसके बाद अपुहा तंत्र के वर्गीकरण को हमने देखा था कि अपुहा तंत्र के जो वर्गीकरण होता है वो दो भागों में है। एक तो क्रमबद्ध होता है, एक क्रमबद्ध होता है, दूसरा होता है अक्रमबद्ध होता है। क्या होता है, एक अक्रमबद्ध होता है, एक क्रमबद्ध होता है। तो क्रमबद्ध में भी हमने देखा था कि जो नदियां अपना जो मार्ग, जैसे कि जिस मार्ग से वो जा रही है वो अपना मार्ग बदल लेती है, मार्ग परिवर्तन करती है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि जो नदियां अपना मार्ग ढाल का अनुसरण करती है, यानी कि जो ढाल का अनुसरण करे, ठीक है। मैं अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा और भी बताऊं कि जो क्रमबद्ध होती है ये ढाल का अनुसरण करती है। क्या करती है, ढाल का अनुसरण करती है, ठीक, ढाल का अनुसरण करती है। और दूसरी चीज क्या है कि ये मार्ग बदलती रहती है दोस्तों। क्या करती है, मार्ग बदलती है, ठीक, मार्ग बदलती है। और यहां पे अगर देखिए अक्रमबद्ध नदियों में हमने इसमें दो टाइप की नदियां हमने देखी थी कल, ठीक है। क्या क्या देखा था, एक तो पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां, ठीक, पूर्ववर्ती, और एक होती है अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित नदी, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि पूर्ववर्ती नदी और अध्यारोपित नदी, ये जो नदियां हैं दोस्तों, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है। वहां जो हमने पॉइंट क्या लिखा, ढाल का अनुसरण करती है, लेकिन ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ठीक है। और यहां पे क्या है कि मार्ग ये नहीं बदलती है, मार्ग नहीं बदलती है, ठीक। और दूसरी चीज, पूर्ववर्ती नदी में जैसे कि हम बात करेंगे, पूर्ववर्ती नदियां और अध्यारोपित नदियों में दो मेन डिफरेंस होता है कि जो पूर्ववर्ती नदी है, जैसे कि सिंधु, है ना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं दोस्तों। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये होता है कि ये नदियां अपने मार्ग नहीं बदलती है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये पहले से ही जिस मार्ग का अनुसरण कर रही है उसी मार्ग पर आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने बात की कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदी है, जैसे कि यहाँ पे हिमालय है और हिमालय के पार से जो नदियां निकल के आ रही है वो पहले से ही बह रही है, मतलब कि जो पहले से ही प्राचीन समय से बह रही है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है कि वहाँ पर्वत जैसा एक आकृति बन जाती है, तो उसके बाद भी वो अपना मार्ग नहीं बदलती, उसी मार्ग का अनुसरण करती है, तो उनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण कौन कौन से हैं, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। अब अध्यारोपित नदी क्या कौन सी होती है, मान लो कि यहाँ पे सपोज दैट कि पहले यहाँ पे कोई पहाड़ पे पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन टाइम पीरियड के बाद ये क्या धूल मिट्टी से ये पर्वत श्रृंखला क्या हो जाती है, नीचे दब जाती है, और इसके ऊपर से कोई नदी बह के आती है, तो उस नदी को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपित नदी बोलते हैं। और ऐसा जो उदाहरण है वो चंबल एक ऐसी नदी है जो कि अध्यारोपित नदी है दोस्तों, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अपुहा तंत्र का जो वर्गीकरण है उसमें हमने दो चीज देखी, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध। क्रमबद्ध कौन होता है कि जो ढाल का अनुसरण करे,
और नदियां जो होती है मार्ग बदलती रहती है। दूसरी चीज हमने आक्रमबद्ध में देखा, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती है और मार्ग भी नहीं बदलती है दोस्तों, ठीक है, ये चीज देखी थी। अब इसमें जो दो नदियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो पूर्ववर्ती होती है, एक अध्यारोपित होती है। पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी होती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र होती है। और ये क्या होती है कि जो अपने मार्ग में आए हुए बाधाओं को चीर फाड़ करके आगे बढ़ती जाती है, उन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं दोस्तों। दूसरी चीज अध्यारोपित नदी कौन सी होती है कि यहां पहले कोई पर्वत श्रृंखला रही होगी, पहाड़ी रही होगी, लेकिन कुछ समय के बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे धूल मिट्टी कंकड़ से वो जो आकृति होती है, जो स्थलाकृति होती है, नीचे दब जाती है। उसके बाद यहां से एक नदी का निकलना होता है, उसको अध्यारोपित नदी बोलते हैं। और इसका जो उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है चंबल, एक ऐसा उदाहरण है जो कि इसका अध्यारोपित नदी का आता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई होगी आपको, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है भारत का जो अपवाह तंत्र है दोस्तों, भारत का अपवाह तंत्र हमने देखा था, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कौन कौन से। एक तो देखो सीधी सी बात है, एक तो हिमालय नदी तंत्र, ठीक, हिमालय नदी तंत्र। और एक हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप नदी तंत्र। इसको दो भाग में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं, और एक पार्ट में और भी डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। एक पढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदी या मिलने वाली नदी, ठीक। और एक कौन सा पढ़ सकते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, मतलब दो उदाहरण इसके हैं कि एक तो हिमालय नदी तंत्र है, दो इसके प्रकार हैं, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, अरब सागर में गिरने वाली नदी, इसके हिसाब से भी हम नदियों का डिवीजन करके पढ़ लेंगे। और दूसरी चीज है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र, ठीक है। अब अपवाह प्रतिरूप के प्रकार कौन कौन से हैं। अपवाह प्रतिरूप के जो प्रकार है दोस्तों, वो हमने इसमें देखे थे कि कई तरह के प्रकार होते हैं, कई तरह की जो चीजें होती है, जैसे कि एक होता है हमारा कि एक अपकेंद्रीय, एक अभिकेंद्रीय होता है ना। अब ये अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय के दोनों को हम पहले समझ लेते हैं कि सपोज दैट, यहां पे मैं इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। यहां पे क्या है कि एक मान लो कि अमरकंटक वाला हमने इसमें एग्जांपल देखा था कल भी, कि यहां से कई सारी नदियों का उद्गम माना जाता है अमरकंटक से। तो जो नदियां यहां से इस पर्वत श्रृंखला से आकर के दूसरी जगह पे बहती है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय। और जब एक झील में आके सारी नदियां मिल जाती है, ठीक है, नदियां इस तरफ आ रही होती है, उसको बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय, ठीक है। अपकेंद्रीय यानी कि एक नदी यहां से, कई नदियों का एक जगह से, एक पहाड़ी क्षेत्र से, एक पर्वत श्रृंखला से उद्गम होता है और वो नदियां चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय। और क्या होता है कि एक नदी या एक झील में आके सारी नदियां वहां आके मिलती है, एक साथ आके मिलती है, उसको बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय, ठीक है। एक होता है समांतर, इसको इरेज कर देते हैं। एक समांतर प्रतिरूप होता है। समांतर प्रतिरूप क्या होता है, समांतर प्रतिरूप में दोस्तों ये होता है कि जैसे कि हम पश्चिम घाट से अगर देखें तो जितनी भी नदियां यहां से निकलती हैं वो एक दूसरे के समांतर ऐसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्टर्न घाट में मतलब ईस्टर्न घाट की तरफ बहती है और एक दूसरे के समांतर होते हुए बहती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये समांतर प्रतिरूप का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। और एक जो होता है दोस्तों, हमने इसके बारे में डिटेल से हमारे जो पिछले वीडियो में बात की है, इसलिए मैं थोड़ा यहां से फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से आपको करा रहा हूं। एक होता है वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप में क्या होता है दोस्तों, वृक्षाकार प्रतिरूप में क्या होता है कि एक, जैसे कि यहां से एक नदी आई है, मुख्य नदी की धारा है, उसके बाद यहां से दूसरी नदी आके मिली, इसकी सहायक नदी, दूसरी सहायक नदी, चौथी सहायक नदी, और सहायक नदियों की भी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। तो ये एक जो आकार बन रहा है, ये आकार है वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण माना जाता है। और ऐसी जो नदियां हैं वो सिंधु है ना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब इसके उदाहरण माने जाते हैं दोस्तों। ये वृक्षाकार नुमा प्रतिरूप के उदाहरण माने जाते हैं। अब उसके बाद हमारा जो हिमालय नदी तंत्र हम देखेंगे। हिमालय नदी तंत्र में मुख्य रूप से हम 3 नदियों को पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा सिंधु नदी तंत्र हम देखेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा गंगा नदी तंत्र,
गंगा नदी तंत्र। फिर एक हम देखेंगे दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बाद हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 नदी तंत्र हैं, हिमालय नदी तंत्र, और इसमें भी हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और उसके बाद हम देखेंगे हिमालय तथा प्रायद्वीप नदी तंत्र में अंतर। तो ये आप जब इस चीज को हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। आज फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो मुख्य रूप से जो होने वाला है आज के यहाँ पे डिटेल में ये देखो क्या अफवाह में क्या आएगा, अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र यानी कि बहुत सारी जैसे नदियां आके मिल रही है, जैसे मैंने इसमें भी डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि जैसे कि अफवाह है ये, ठीक है। अब यहां से इसका जो अफवाह तंत्र है ये आके नदियां मिल गई है और इसको अफवाह तंत्र बोलते हैं। और ये जो पूरा एरिया है दोस्तों इसको अफवाह द्रोणी बोलते हैं। ठीक है, नदी का जल ग्रहण क्षेत्र मतलब इसका जो पूरा कैचमेंट एरिया है, यानी कि अगर यह सहायक नदी इसमें आके मिल रही है तो ये नदी कहां से जल इसमें ग्रहण कर रही है वो वाले एरिया की बात करते हैं। जल विभाजक यानी कि जो दो नदियों को जल के बांटने वाले जो पहाड़ी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। अफवाह प्रतिरूप हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो आगे देखते हैं। आज हम ये अफवाह पूरा क्या बोलते हैं हमारा, हमने इसको देखा, अफवाह तंत्र के वर्गीकरण को देखा था हमने, क्रमबद्ध को देख चुके हैं हम। ये भारत के अफवाह तंत्र, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीप अफवाह तंत्र। प्रतिरूप को भी हम देख चुके हैं कि कौन कौन से इसमें प्रतिरूप है। ठीक है, ये क्लियर है आपको सबको। चलो, ये कितने सारे हमने अफवाह तंत्र। आज जो हमारा मेन वीडियो होने वाला है वो हिमालय नदी तंत्र के बारे में होने वाला है ना। हमने देखा था इसमें हमने क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि किस हिसाब से जो हिमालय नदी तंत्र है वो उसका जो किस हिसाब से कहाँ पे इसका विस्तार है, कौन कौन सी नदी इसमें आती है और ये नदियाँ कहाँ पे जाके गिरती है दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र इसकी, फिर उसके बाद हम विशेषताएं देखेंगे कि विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या क्या होती है, कि कौन कौन से इसमें इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका समापन होता है, किस तरह का यहाँ पे जो आकृतियां बनती है वो क्या क्या बनती है। सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, उसके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि सामान्य परिचय में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि देखो सामान्य परिचय में कि ये कहाँ है, हिमालय नदी तंत्र कहाँ है, ये हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन आता है कि ये है कहाँ भाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा माना जाता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये हमारा हिमालय का हिस्सा माना जाता है। और मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंध्याचल बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसको बोलते हैं। तो अब जैसे कि ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर में स्थित है। ये यहाँ के उत्तर में जो स्थित नदी तंत्र है हिमालय नदी तंत्र, यानी कि ये उत्तर में स्थित है इसके। तो भारत के यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय नदी तंत्र में शामिल किया गया है। मतलब कि जो उत्तर से जो नदी उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है एक तो, ठीक है, उत्तर में स्थित है। और क्या बोल रहे हैं, हिमालय से निकलने वाली नदी जो कि है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है कौन कौन सी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनको काय में शामिल किया गया है, हिमालय नदी तंत्र में शामिल किया गया है। हिमालय नदी तंत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। ये क्लियर हुआ, यानी कि जो ये हिमालय है, हिमालय से कई सारी नदियां निकलती है दोस्तों, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, लेकिन मुख्य रूप से हम किनको पढ़ेंगे, एक तो हमारी यहाँ पे सिंधु, उसके बाद गंगा, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे। तो ये तो 3 से 4 नदी तंत्र को हम पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक नदी तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इनकी कई सारी ऐसी नदियां हैं जो इसमें आके मिलती है। तो क्या कहा हमने कि उत्तर में स्थित विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित जो हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय नदी तंत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या है, और ये यहां तक हमने देखा, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल रेंज। अब ये कौन कौन से जो नदी तंत्र है, ये कहां तक विस्तार कहां पे है, इसका विस्तार कहां पे है, तो देखो इसका विस्तार है तिब्बत,
तिब्बत यानी कि जो पाकिस्तान चाइना ने इसको कब्जा कर रखा है, इसको हम चीन भी बोल सकते हैं, है ना, चीन का भाग है ये। और उसके बाद तिब्बत के अलावा भारत के अलावा पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। आपसे पूछा जाए कि हिमालय नदी तंत्र में जो स्पेसिफिक अगर सिंधु नदी का पूछा जाए तो वो इतने स्टेट में जाके फैली हुई है, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसका सामान्य परिचय को देखने के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या क्या कौन कौन सी नदियों को हमने देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है ना कि यहाँ पे जो नदी तंत्र है वो 3 रिवर सिस्टम है, 3 रिवर सिस्टम है। ठीक है, 3 रिवर सिस्टम है। वो 3 रिवर सिस्टम कौन से हैं दोस्तों? वो 3 रिवर सिस्टम कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात करूं मैं 3 रिवर सिस्टम की, तो वो 3 रिवर सिस्टम जो है दोस्तों, पहला है इसमें हमारा इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, जो इंडस रिवर सिस्टम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है दोस्तों? ये आप सबको पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ये कहाँ पे जाके इसका मुहाना कहाँ पे है? मुहाना कहाँ पे है? ओरिजिनेट तो कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर लेक से, तिब्बत के मानसरोवर लेक से होता है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से होता है। और ये मुहाना कहाँ है? तो इसका पाकिस्तान में कराची के निकट अरेबियन सी में होता है, अरब सागर में होता है। तो ठीक है, अरब सागर में इसका मुहावना होता है। ये हमने किसकी बात की? इंडस रिवर सिस्टम की बात की। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो कौन सा है? यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में ये इसका जो होता है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद ये खत्म कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, डेल्टा बनाते हुए। उसके बाद हम इसमें कौन सी रिवर सिस्टम आ गया? इसमें 3 रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना। एक और कौन सा हुआ? हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। वो भी सेम है कि वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पे खत्म होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके ये खत्म हो जाती है, यानी कि उसमें समापन हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसमें 3 नदी तंत्रों को हम देखने वाले हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट जो है सामान्य परिचय में इतना देखा हमने। सामान्य परिचय को देखने के बाद इसमें आता है मेन हमारा जो पॉइंट, विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको भी देख लेते हैं हम कि जो हमारे हिमालय नदी तंत्र में विशेषताएं कौन कौन सी है इसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी दोस्तों कि नदी तंत्र का जो ओरिजिनेट होता है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ है ना, मतलब इसका जो ओरिजिनेट कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ है। ओरिजिन जो हुआ है दोस्तों इसका, सबसे पहले तो ये ग्लेशियर यानी कि हिमनद से बनी है, और हिमनद से बनने की वजह से ये वर्ष भर 12मासी नदी है ना, 12मासी नदी है। 12मासी नदी का मतलब होता है जिसमें कि वर्ष भर पानी भरा रहता है ना, पानी भरा रहता है। अब वर्ष भर पानी भरा रहेगा तो ये किसके लिए काम में आएगी दोस्तों? यहाँ वर्ष भर, क्योंकि हिमनद पिघलते रहते हैं, 12मासी नदी है, वर्ष भर पानी भरा रहता है। दूसरी चीज़ है कि ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। कृषि के साथ साथ इसमें जो उपयुक्त होती है ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए भी, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए और ऊर्जा के लिए। यानी कि ऊर्जा कैसे कि जैसे कि अगर इनकी जो ये नदी है, इनकी क्या स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनका जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है। ढाल तीव्र होने की वजह से यहाँ पे कई सारी जो एनर्जी बनती है, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से नदी आते हैं, जल विद्युत परियोजना में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि कई सारे हम डैम के बारे में देखेंगे, कई सारे नदी तंत्र के बारे में जब हम देखने के बाद हमारा जो मेन अब वीडियो होगा वो डैम के लेके होगा। तो क्योंकि हमारी जो नदियाँ हैं ये कृषि के अलावा भी इकोनॉमिक्स के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा कि वर्ष भर पानी भरा रहने से इसका उपयोग कायम किया जाता है, तो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज डायरेक्टली ऊर्जा से रिलेट होती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ से विद्युत, जो जल विद्युत परियोजनाओं में जल विद्युत के थ्रू, है ना, कई सारे आपने देखा होगा ना कि जल विद्युत का उपयोग करके इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, वहाँ से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, फिर वो ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरीके से एक नदी भी किस तरीके से हमारे लिए ऊर्जा के रूप में काम करती है,
ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये एक हिमनद से बनी हुई है, क्योंकि इनमें पानी वर्ष भर खत्म नहीं होता है हिमनद से बनने की वजह से। लेकिन हम जैसे ही प्रायद्वीप भारत में जाएंगे तो यहाँ पे जो नदियां हैं दोस्तों वो आपको बारहमासी ना मिलके हुए मौसमी नदियां ज़्यादातर मिलेंगी आपको, ठीक है। कृषि के लिए उपयुक्त तो होती हैं, ठीक। अब जो दूसरी चीज है कि जो हिमालय नदी तंत्र है, हिमालय रिवर सिस्टम है, उसमें जो इनका जो निर्माण हुआ है, यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। इसको क्यों बात कर रहे हैं, हमने पहले भी जब चट्टाने के बारे में पढ़ा था तो यहाँ अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानों के बाद यहाँ की जो नदियों की जो स्पीड है दोस्तों वो अधिक है ना, स्पीड भी अधिक है। और यहाँ में जो पानी है, पानी जो नदी है उसका जो आयतन है वो अधिक है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, आयतन भी ज्यादा है यहाँ पे पानी का, ठीक है। अब इन तीनों का रिलेट किससे होगा, तो ये तीनों जो है अपर्दन में सहायक है, ठीक है। अब अपर्दन में सहायक है सर, उसका अपर्दन से क्या है, तो यहाँ पे अपर्दन की वजह से यहाँ पे विभिन्न स्थलाकृति बनती है दोस्तों, विभिन्न स्थलाकृति बनती है। आई बात समझ में। देखो जो हिमालय रिवर सिस्टम में वो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें अपने आप में अपर्दित चट्टानें हैं, ठीक है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और आयतन जाना मतलब पानी ज़्यादा होने की वजह से ये चट्टानें क्या होती है, अपर्दन करती रहती है। अब अपर्दन करने की वजह से विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनती है। अब ये स्थलाकृति जो बनती है दोस्तों ये अलग अलग जगह पे अलग तरह की स्थलाकृति बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ माउंटेन एरिया में जो स्थलाकृति बनती है ये वी आकार के गोर्ज बनाती है नदियाँ यहाँ पे, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूँ आपको मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में ये गोखुर झील का निर्माण करती है। हम बात करते हैं जैसे कि अगर नदी जा रही है तो नदी का अपर्दन ज्यादा हो रहा है तो वो इस तरीके से आके गिर जाती है और फिर यहां से ऊपर उठ के ऐसे वी आकार का गोर्ज बनाती है। अगर मान लो कि गोखुर झील किस तरीके से बनती है, जैसे कि नदियां क्या होती है कि बहुत ज्यादा अवसाद लेके आती है अपने साथ, अवसाद लाने मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहीं पे बता देते ताकि थोड़ा सा सही रहे। नदियां यहाँ से आई, ठीक है, वो अवसाद लेके आ रही है, कुछ टाइम के बाद ये वाला जो हिस्सा नदी का सीधा हो जाता है और ये जो बना हुआ है मतलब ऐसे गाय की खुर के समान जो बनता है उसी को ही हम गोखुर झील बोलते हैं। ऑक्सबो झील भी, लेक भी इनको बोला जाता है। ये आप चीज आपको लोगों को समझ में आ रही होगी चीज कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टान होने की वजह से अपर्दन ज्यादा होता है। अपर्दन ज्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। स्थलाकृति अलग अलग रूप में अलग अलग पाई जाती है, जैसे कि माउंटेन एरिया में वी आकार का शेप बनता है, मैदानी क्षेत्र में गोखुर झील बनती है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को, ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चले अपन, चलो अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज है हमारी, यहाँ पे हम आज जो देखेंगे वो सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। सिंधु नदी तंत्र के बारे में मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक और मैप आपको बना के दूं, लेकिन आज हम जो समझेंगे बस इतना सा इसमें समझ लेते हैं कि जो हमारा मेन इंट्रो देने वाला हूँ मैं, कि आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद इसको एक वीडियो पूरा इस पर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंधु नदी क्या है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, उसकी बहुत सारी सहायक नदी है, उनके बारे में हम स्पेसिफिक एक एक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये यहां से तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर से ये तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक। ये यहां से निकलते हुए ये इसको लद्दाख और जास्कर के बीच से मिडिल से ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से निकल के यहाँ से प्रवेश कर जाती है। इसमें यहाँ आपको श्योक रिवर दिख रही होगी, श्योक रिवर और एक नुब्रा वैली से जो नुब्रा नदी निकलती है वो देखो यहाँ इसकी जो 2-3 सहायक नदियां हैं वो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से में निकलती है। और उसके जैसे कि नदी अगर आपको उसके दाएं और बाएं नदियों में आपको फर्क समझना है, तो जहां से नदी का ओरिजिन होता है यानी कि जहां से उसका उद्गम होता है उसकी तरफ से आप वहां से तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि दाएं और बाएं क्या होता है। तो दाएं बाएं नदी से मिलने वाली नदियों में से श्योक है, गिलगिट है, और गिलगिट के बाद उधर से यहाँ पे नदी जो है दोस्तों, यहाँ पे गिलगिट के बाद इसमें एक काबुल नदी भी है, यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी हम लेकिन इसको देखेंगे, काबुल है। और इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद अरेबियन सी में मिल जाती है कराची शहर के पास से, ठीक है। तो यहाँ तिब्बत के मानसरोवर से निकलने के बाद ये नदी भारत में प्रवेश करती है। इसकी श्योक और नुब्रा वैली 2 इसकी सहायक नदियों के रूप में बाएं रूप से मिलती है। और झेलम यहाँ से आपको दिख रहा होगा, झेलम यहाँ से जास्कर, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास,
सतलुज, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर हम आगे देखते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं, गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं तो ये यहाँ से गंगा रिवर निकल रही है, ठीक है, एक भागीरथी के रूप में यहाँ से निकलती है, आगे जाके भागीरथी और अलकनंदा जो जहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में से आगे बढ़ने के बाद ये हरिद्वार के पास से मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद ये नदी जो आगे बढ़ते हुए है ना, आगे बढ़ते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक। उसके बाद जैसे कि इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी है, अगर मैं इधर मुंह खड़े होके बात करूं, यानी कि जहां से नदी का उद्गम स्थल हो रहा है और जिस तरफ जाके मिल रही है वहां से मैं आपको खड़े होके देखना है कि इसका जो बाएं और दाएं नदी तंत्र कौन कौन से इसमें फैले हुए हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि यमुना नदी इसके बाएं से मिलती है या दाएं से मिलती है, ठीक है, जो इसकी गंडक जो रिवर है वो कहाँ से मिलती है, बाएं तट से मिलती है कि दाएं छोर से मिलती है, कोसी इसके कहाँ से मिलती है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम में हम देखते हैं कि यहाँ इसके जो मैं अगर बात करूँ कि बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना, बेतवा, चंबल, ठीक है, इसके बाद सोन, या ये सारी की सारी नदियाँ हैं दोस्तों इसके बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। और इसके बाद अगर हम बाएं ओर से निकलने वाली नदियों में से और बात करें तो इसकी जहाँ से निकलने वाली आपको क्लियर दिख रहा होगा, घाघरा है ना, गंडक, कोसी, ये सब इसके बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जो इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें सिंधु नदी तंत्र के बारे में, इसका थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं, बाकी इसमें हम मैप से इसका अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जैसे कि सिंधु नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका पूरा क्षेत्रफल है कि इतने में ये सबसे फैली हुई है और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से सबसे बड़ी जो नदी द्रोणी है वो किसकी है, ठीक है। उसके बाद भारत में इसका जो क्षेत्रफल है लगभग यहाँ से 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब कि अगर टोटल नदी की जो लेंथ है दोस्तों 2828 है, उसमें से लगभग 1128 किलोमीटर ये भारत में बहती है, ठीक है। मतलब टोटल लेंथ नहीं बहती। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में बात की जाए तो वो गंगा है, लेकिन ऐसे सीधे तौर से अगर बात करें तो सिंधु नदी भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ये भारत से बहती है, लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है भारत में बहने की वो 1128 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है 2880 है दोस्तों, यहाँ 2828 लिखा है, लेकिन 2880 देखना पड़ेगा, एक बार कंफ्यूजन है इसमें कि 2880 है या 2828 है, परंतु भारत में इसकी लंबाई केवल 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय नदियों में से एक पश्चिमी नदी है, ठीक है, पश्चिमी नदी है, और इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियां आती हैं। और ये इसके किस तरफ से मिलने वाली नदी है, इसके बाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है दोस्तों। आज आपको ये वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको किसी भी तरह का कोई सजेशन देना है या आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।